Welcome to the Darkling Depths. Please like the video and subscribe to the channel. Now let's dive into the darkness. दिया एक लेविश सी पार्टी में है जहां शहर का ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल इंसान मौजूद है। दिया भी उन्हीं सक्सेसफुल लोगों में से एक है। उसका ज्वेलरी का एक फ्लोरिस्ट बिजनेस है, लेकिन वो खुश नहीं है। पार्टी में सब लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, पर दिया सिर्फ और सिर्फ नफरत और गुस्से से भरी हुई है। अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी फियांसे को खो रही है। कितनी अजीब बात है। एक टाइम पर इसी इंसान से वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी, और आज उसी इंसान से वो उतनी ही ज्यादा नफरत करती है। जिसकी खुशी किसी टाइम उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी, इतनी ज्यादा कि वो अपनी खुद की खुशियां भूल जाती थी। आज उसी इंसान के चेहरे पर उससे एक स्माइल तक बर्दाश्त नहीं हो रही। उसका एक्स बॉयफ्रेंड यश और उसकी फियांसे सुरभि दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। दिया उनसे ध्यान हटाने की कोशिश करती है, पर ज्यादा देर तक उस पार्टी में रुक नहीं पाती। वो अपने होस्ट को गुड बाय बोलती है और अपनी कार में वहां से निकल जाती है, पर थोड़ी ही आगे जाके वो अचानक से रुक जाती है, एक लंबी सांस लेती है और किसी को कॉल लगाती है। आई एम रेडी, आई वॉन्ट टू डू इट। हम अभी वहां जा रहे हैं, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूं। इतना कहते ही वो फोन काट देती है, अपनी कार स्टार्ट करती है और वहां से निकल जाती है। वो एक पुराने से घर के सामने अपनी कार रोक देती है और किसी का वेट कर रही है। थोड़ी देर में वहां एक और कार आके रुकती है। उस कार में से उसकी बेस्ट फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर मालिनी बाहर आती है। वो दोनों घर की तरफ जाती हैं। घर का दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ था, जैसे कोई उन्हीं का वेट कर रहा हो। वो दोनों अंदर जाती हैं। घर में बहुत कम लाइट थी और अजीब सी स्मेल आ रही थी। वो जैसे एक रूम के पास पहुंचती हैं, उन्हें अंदर से आवाज आती है। ये एक आदमी की आवाज है जो उन्हें अंदर आने को बोलता है। वो दोनों अंदर जाती हैं और देखती हैं कि रूम में बहुत अंधेरा है। बस एक जगह पर थोड़ी सी कैंडल्स की वजह से कुछ रोशनी है। तांत्रिक जैसी वेशभूषा वाला वो आदमी अंधेरे में बहुत डरावना सा लग रहा है। वो अजीब से तरीके से स्माइल करता है और पूछता है, पक्का तुम ये करना चाहती हो? एक बार तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं आएगा। मुझे करना है। मुझसे उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। मैं चाहती हूँ यश वही दर्द महसूस करे जो मैंने किया है। मैं चाहती हूँ वो महसूस करे जिस इंसान से तुम बहुत प्यार करती हो। जब वही तुम्हें छोड़ के चला जाता है तो तुम्हें कैसा लगता है? ये कहते हुए दिया के चेहरे पे गुस्सा और आंखों में आंसू दोनों थे। ठीक है, मैं उस लड़के पर एक क्रिया करूंगा जिससे एक भयानक चीज उस औरत के पीछे जाएगी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। एक प्रेमिका की तरह, उसके परिवार की औरतें नहीं। पर ये भयानक चीजें पूरी तरीके से हमारे बस में भी नहीं होती। ये उस औरत को डरा भी सकती हैं, पर धीरे धीरे ये उसे अपने वश में कर लेगी और उस लड़के से दूर जाने पे मजबूर कर देगी और वो लड़के का प्यार उससे छिन जाएगा। इतना कहते ही वो तांत्रिक अपनी वो काली क्रिया शुरू करता है। उसने फ्लोर पे एक घेरा बनाया हुआ था जिसमें अजीब अजीब से सिंबल्स थे। वो दिया को अपने साथ उस घेरे के अंदर बैठने को बोलता है। मालिनी दूर बैठकर ये सब देख रही थी। वो जो भी चैंटिंग कर रहा था उसने साथ साथ में दिया को भी रिपीट करने को बोला। दिया ने वैसे ही किया। ये सब काफी देर तक चलता रहा। जैसे रिचुअल खत्म होता है, वो आदमी दिया को बताता है 10 दिनों में असर दिखना शुरू हो जाएगा। और दिया इतनी उतावली थी, उसे 10 दिन भी बहुत ज्यादा लग रहे थे।
मालिनी यश के घर की मेड से उसके घर की इंफॉर्मेशन निकलवा लेती थी और बदले में उससे कुछ पैसे देती थी ताकि उसे पता चलता रहे कि रिचुअल के बाद उनके घर में क्या क्या हो रहा है। 5 दिन बीत जाते हैं लेकिन उनके घर में कुछ भी अजीब नहीं होता। दिया बहुत गुस्सा होती है, उसे लगता है वो तांत्रिक भी औरों की तरह एक फ्रॉड है। वो तांत्रिक मालिनी के थ्रू मैसेज भिजवाता है, कुछ और दिन सब्र रखिए, प्रिया अपना असर जरूर दिखाएगी। थोड़े दिनों बाद मालिनी दिया को बताती है कि यश के घर में कुछ अनएक्सप्लेन्ड एक्टिविटीज हो रही हैं और उन दोनों में झगड़े भी बहुत हो रहे हैं। दिया इन सब में इतना उलझ गई थी कि उसने अपने खुद का ख्याल रखना भी बंद कर दिया था और वो पहले से बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। मालिनी दिया को बताती है कि सुरभि पे किसी ने अटैक किया है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है। पर दिया को ये सब सुन के अच्छा नहीं लगता, उल्टा उसे गिल्टी फील होता है। वो सिर्फ यश को सुरभि से दूर करना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि सुरभि का कोई भी नुकसान हो। उसी रात दिया को एक बहुत भयानक सा सपना आता है। उसे दिखता है एक साया उसके घर के अंदर घूम रहा है। ये सपना उसे पिछली कुछ रातों से आ रहा था पर वो इसे इग्नोर कर रही थी। यश की मॉम को सुरभि के बारे में पता चलता है, वो बहुत परेशान होती हैं। यश के मॉम और डैड इस टाइम यूएस में हैं। उसकी मॉम उसे फोर्स करती है कि वो उनके कुल देवता के मंदिर हो गए आए। उनके कुल देवता का मंदिर शहर के बाहर आउटस्कर्ट्स में था। नॉर्मली उसकी मॉम वहाँ जाती रहती है। यश बचपन में वहाँ जाता था, बड़े होने के बाद वो वहाँ नहीं गया, लेकिन अब क्योंकि उसकी मॉम यहाँ नहीं है तो उसे ही जाना पड़ेगा। उसकी मॉम ने उसे बोला था कि किसी मिठाई की दुकान से प्रसाद के लिए पेड़े ज़रूर लेते जाना। इनके कुल देवता एक नाग देवता हैं। एक बहुत बड़े से शिव मंदिर के पास इनके कुल देवता का एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर के पीछे एक बड़ा सा तालाब है। लोग उस तालाब की भी पूजा करते हैं और वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं। उनका मानना है कि नाग देवता उस तालाब में ही रहते हैं। यश यही सब कहानियाँ सुन के बड़ा हुआ था कि कैसे उसके कुल देवता ने उसकी फैमिली को कई बार प्रॉब्लम्स में से निकाला है, कैसे खतरे से बचाया है। पर वो इन सब चीज़ों में यकीन नहीं करता था। हाँ, वो शिव भक्त है पर कुल देवता या पितरों की पूजा इन सब में वो नहीं मानता था। फिर भी अपनी माँ का दिल रखने के लिए वो वहाँ चला जाता है। रास्ते में मिठाई लेते वक्त उसे भूल जाता है कि उसकी माँ ने उसे पेड़े लाने को बोला है। वो कोई और मिठाई ले जाता है। चढ़ावे के लिए जो भी सामान उसकी मॉम ने उससे बोला था वो सब ले लेता है। वो कुल देवता के मंदिर पहुंचता है, बेमन से थोड़ी देर पूजा करता है, प्रसाद में वो मिठाई चढ़ाता है और मंदिर के पीछे उस तालाब के पास जाता है। वहाँ वो दिया जलाता है और जो जो चीज़ें उसकी मॉम ने बोली थी वहाँ रख के आगे शिव मंदिर की तरफ चला जाता है। शिव मंदिर में वो पूरे मन से पूजा करता है। वो शिवलिंग के सामने आंखें बंद करके हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है। जैसे ही वो आंखें खोलता है वो देखता है उसके सामने एक आदमी खड़ा है। वो नौजवान उसी की उम्र का है और बहुत खूबसूरत है। एक मिस्टीरियस सा चार्म है उसके अंदर और चेहरे पे एक अलौकिक तेज। वो भी आंखें बंद करके हाथ जोड़ के शिवलिंग के सामने खड़ा है। यश को थोड़ी हैरानगी होती है। उसने अंदर आते टाइम सिवाय पंडित के उस मंदिर में किसी को नहीं देखा था, तो अचानक से ये आदमी कहाँ से आ गया और उसे उसके आने की बिल्कुल भी आहट नहीं हुई। यश यही सब सोच रहा था कि तभी वो आदमी अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, हरे रंग की, हल्की सी चमक है उन आंखों में। वो यश को देख के मुस्कुराता है। यश बिना कुछ बोले वहां से जाने के लिए मुड़ता है। पेड़े नहीं लाई इस बार? उस आदमी ने कहा। जी? यश ये कहते हुए मुड़ता है। तुम्हारी माँ लाती है ना हमेशा? आपको कैसे पता? यश ने हैरान होते हुए पूछा।
देखा है उन्हें कई बार। चलो कोई बात नहीं, अगली बार ले आना। इतना कहते ही वो आदमी वहां से जाने लगता है। मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा। वो तो इस बार मेरी माँ नहीं आ सकी, इसलिए मैं आ गया। ये बोलते हुए यश भी उस आदमी के साथ साथ मंदिर के बाहर आ गया। यश तेजी से चलते चलते मंदिर के बाहर खड़ी अपनी कार के पास पहुंच जाता है। तभी यश को पीछे से आवाज आती है। बहुत जल्द दोबारा आओगे तो। यश एकदम से पीछे मुड़ के देखता है, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसे सुरभि का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि डॉक्टर ने उसे घर जाने की परमिशन दे दी है। यश उसी टाइम हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वहां दिया की हेल्थ डाउन होती जा रही है। वो बहुत ज्यादा वीक फील कर रही है, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर को विजिट करने के बाद जब वो घर वापस पहुंचती है, दरवाजे के बाहर नेहा उसका वेट कर रही है। नेहा दिया की हाफ सिस्टर है, जो अपनी माँ के साथ दिया के घर से थोड़ा ही दूर रहती है। दिया जब बहुत छोटी थी तो उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। कुछ सालों बाद उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली। दिया ने कभी भी अपनी स्टेप मॉम शालिनी को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उनकी बेटी नेहा से उसे अटैचमेंट हो गई थी। नेहा तो दिया को बिल्कुल अपनी सगी बहन की तरह ही प्यार करती है। शालिनी जी ने भी हमेशा उसे अपनी बेटी ही माना। दिया अपने डैड से बहुत प्यार करती थी, पर सैडली उसका कॉलेज कंप्लीट होने के कुछ महीनों बाद ही उसके डैड की भी डेथ हो जाती है। वो बहुत दुखी होती है, पर किसी तरह खुद को संभाल लेती है और अपने काम पे फोकस करने लगती है। तभी से वो अलग घर में रह रही है, पर वो मालिनी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी और नेहा से दूर होने लगी। यश से ब्रेकअप के बाद तो उसका नेचर बिल्कुल ही बदल गया था। उसने नेहा से मिलना, बात करना लगभग बंद ही कर दिया था। पर नेहा को अपनी बहन की फिक्र थी, फिर चाहे वो उसके साथ कितना भी रूडली बिहेव क्यों ना करे। अब ठीक हो दी? बहुत दिनों से बहुत वीक दिख रही हो, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए आपको, नेहा ने कहा। वहीं से आ रही हूँ। ये बोलते हुए दिया दरवाजे के पास जाती है और बैग में अपनी चाबी ढूंढने लगती है। आप प्लीज अपना ख्याल रखो, मैं खाना लेके आई हूँ आपके लिए, रोज ले आऊंगी जब तक आपकी हेल्थ ठीक नहीं होती। इनफैक्ट आप कुछ दिन मेरे और माँ के साथ ही रह लो। नेहा, आई एम फाइन, प्लीज डोंट इंटरफेयर। इंटरफेयर तो आपकी लाइफ में कोई और ही कर रहा है दी, पता नहीं आपको कब समझ में आएगा। ओह गॉड, नेहा, आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम्हें मालिनी से क्या प्रॉब्लम है? नेहा एक सरकास्टिक सी स्माइल देती है। मैं अगर समझाऊंगी भी तो कौन सा आप मान लोगी दी? नेहा बहुत प्यार से अपने घर से लाया हुआ खाना दिया के हाथ में रख देती है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी टाइम, प्लीज जस्ट गिव मी अ कॉल। जैसे ही नेहा वहां से जाने लगती है, दिया उसे पीछे से आवाज देके पूछती है, मेरे घर की एक स्पेयर की अभी भी तुम्हारे पास है ना? मैंने तुमसे पहले भी बहुत बार मांगी है, तुम प्लीज मुझे मेरी कीज वापस कर दो। नेहा इसके जवाब में कहती है, वो मैं नहीं दे सकती आपको, आप अकेली रहती हो, आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है, आपको कुछ इमरजेंसी होगी तो इनफैक्ट आप ही मेरे घर की चीज संभाल के रखिए, मुझे कई बार शहर से बाहर जाना पड़ता है, पीछे से मॉम अकेली होती है। दिया आगे कुछ नहीं बोलती, उसका मन कर रहा था वो नेहा को सब कुछ बता दे, पर पता नहीं क्यों उसे बिना कुछ कहे बस अपने घर के अंदर चली जाती है। ऐसा करना उसके लिए बहुत बड़ी गलती साबित होता है। आधी रात जब वो सुकून से अपने बेड पे सो रही थी, अचानक से एक आवाज से उसकी नींद टूटती है, जैसे कोई उसके बेड के नीचे से जोर जोर से मार रहा है। वो बहुत डर जाती है। आवाज बंद होने पे अभी उसने थोड़ा खुद को संभाला ही था कि फिर से बैंगिंग होती है, और ज्यादा जोर से, इतनी जोर से कि उसका बेड शेक करने लग जाता है। वो डर से चिल्लाने लगती है। तभी ये सब रुक जाता है। नेहा की हिम्मत नहीं हो रही कि वो बेड के नीचे देखे। उसे लगता है कोई घर में घुस आया है और उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो तेजी से अपने कमरे के बाहर भाग जाती है
और झट से दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। वो वहीं दरवाजे के पास बैठ जाती है। वो बहुत घबराई हुई है, लेकिन कुछ ही मिनटों में किसी तरह वो अपने डर पे काबू पाती है और वहां पड़ा हुआ एक बांस उठाती है और हिम्मत करके धीरे से दरवाजे के नॉब को घुमाती है। अचानक से एक ही झटके से वो दरवाजा खोलती है और लाइट्स ऑन करती है। कमरे में कोई नहीं है। वो बेड के नीचे देखती है, कमरे में हर जगह चेक करती है, उसे कोई नहीं मिलता। वो बहुत हैरान होती है। वो देखती है कि कमरे की खिड़कियां भी अच्छे से लॉक है। वो एक गहरी सांस लेती है और बेड पे बैठ जाती है। वो मालिनी को फोन करती है और जो उसके साथ अभी हुआ वो सब उसे बताती है। वो उसे पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ब्लैक मैजिक उन लोगों ने किया है उसका उल्टा असर इसी पे हो रहा है। मालिनी इस बात को झुठला देती है और कहती है कि वो तांत्रिक से मिलेगी और इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेगी। असल में उस तांत्रिक का दिया के साथ डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं था। अगर दिया को कुछ पूछना बताना होता था तो वो मालिनी के थ्रू ही होता था। दिया को उस रात बिल्कुल नींद नहीं आती। अगले दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर यश के घर पे आते हैं और वो उसे बताते हैं जिस आदमी ने सुरभि पे अटैक किया था वो अरेस्ट हो चुका है। वो एक चोर है। वो चोरी करने के इरादे से घर में घुसा था। उसे लगा था घर में कोई नहीं होगा, बट अचानक से सुरभि को देख के वो डर गया था, इसलिए उसे मार के वो वहां से भाग गया। थोड़ी देर बात करने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही यश दरवाजा बंद करके पीछे मुड़ता है तो दिखता है कि सुरभि लगेज बैग्स के साथ उसके सामने खड़ी है। वो गुस्से से उसे घूर रही है और एकदम से चिल्लाती है, आई एम डन विद यू। तुम्हें मैंने कितनी बार बताया इस घर में मुझे अजीब अजीब चीजें दिखती है। तुमने कभी मेरा यकीन नहीं किया। और कल फिर तुम मुझे अकेला हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए। मैं कितनी बार बताने की कोशिश की कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, बट यू नेवर केयर्ड। तुम्हें मेरी सेफ्टी की भी फिक्र नहीं है। ओ कम ऑन सुरभि, तुम पे अटैक करने वाला एक आदमी है, नॉट सम घोस्ट और डीमन। और ये जो अजीब अजीब चीजें दिखती हैं ना तुम्हें, वो हेलुसिनेशन है तुम्हारे ड्रग अब्यूज की वजह से। और मैं एडिक्टेड क्यों हुई थी? क्योंकि मेरा मिसकैरेज हो गया था और मुझे डर था कि अब बच्चा तो रहा नहीं, तो तुम तो भाग के अपने एक्स के पास चले जाओगे। स्टॉप इट, फिर से वही सब मत शुरू करो। तो मेरे साथ सिर्फ उस प्रेगनेंसी की वजह से थी। तुम तो हमेशा से ही अपनी एक्स के पास जाना चाहते थे, कर नहीं पा रहे थे ना। यू आर स्टक विद मी। 6 महीने हो चुके हैं मिसकैरेज को, अभी भी तुम्हारे साथ हो ना। शादी हो रही है हमारी। What else do you want? जो प्यार तुम्हारी आंखों में दिया क्यों नहीं दिखता है, वो तुम मुझे कभी नहीं दे सकते। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी गलती नहीं है यश, तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। अब मैं ये बात एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। तुमसे एक्सपेक्टेशंस रख के मैं सिर्फ खुद को ही हर्ट कर रही हूँ। सुरभि अपना बैग उठाती है, दरवाजे से बाहर चली जाती है। एक बार पीछे मुड़ के यश को देखती है। इस रिश्ते से तुम आजाद हो। ये कहते ही वो दरवाजा बंद करती है और वहां से चली जाती है। यश खामोश खड़ा उस दरवाजे को देखता रहता है। उधर मालिनी दिया को उसके घर पे मिलने जाती है। दिया बहुत ज्यादा वीक दिख रही है। उसकी आईज के नीचे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं। उसकी स्किन भी बहुत ज्यादा पेल दिख रही है। मालिनी उसे अपनी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए कहती है और उसे बताती है कि वो तांत्रिक से मिली थी। उसने उसकी सेफ्टी के लिए कुछ तो रिचुअल किया है, तो अब उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी उसके घर में घुस भी गई थी तो अब वो उसे परेशान नहीं करेगी। वो उसे कपड़े की एक छोटी सी पोटली देती है और कहती है कि ये उसे तांत्रिक ने दी है उसकी सेफ्टी के लिए। दिया उससे वो चीज लेती है और लिविंग रूम में उसके टीवी के नीचे का जो ड्रॉर है उसमें रख लेती है। मालिनी के ये सब कहने से अब दिया के अंदर का जो टेंशन और डर था वो काफी हद तक कम हो गया था।
पर ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? फिर मालिनी उसे जवाब देती है कि उसे कोई आइडिया नहीं है। दिया कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब डार्क पावर से खेलने का नतीजा है? चाहे ये मेरा कर्मा है, मैंने दूसरे का बुरा चाहा और मेरा ही बुरा हो रहा है। Hey, stop overthinking. सब ठीक है, सुर भी ठीक है, उसे कोई ज्यादा चोटें नहीं आई थी, यश भी ठीक है, nobody's hurt. हम बुरे नहीं हैं, हम सिर्फ यश को तुम्हें हर्ट करने के लिए पेश करना चाहते थे। तुम भूल गए क्या उसने तुम्हें कितना हर्ट किया था? ये सुनते ही दिया की आंखों के सामने पास्ट की वो सब मेमोरीज फ्लैश करने लगती हैं। दिया बहुत खुश थी यश के साथ, सब बहुत अच्छा चल रहा था दोनों के बीच में। पर तभी यश को उसके बिजनेस में लॉस होने लग गया। लॉस इतना बढ़ता गया कि उसका बिजनेस बिल्कुल खत्म होने की कगार पे पहुंच गया था। यश इन सब की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेटेड और शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया था। पर दिया ने हमेशा उसे सपोर्ट किया और पेशेंटली सिचुएशन बदलने का वेट करती रही। पर उल्टा यश हर चीज की फ्रस्ट्रेशन उसी पे आके निकाल देता, हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा करने लगता। इवन कई बार तो इस चीज की जेलसी भी दिखती थी उसमें कि दिया का काम सब अच्छा भला क्यों चल रहा है। बहुत टॉक्सिक हो गया था वो, बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे थे दोनों में। दिया के लिए उस रिश्ते में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। पर दिया को उसकी फिक्र थी, वो उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी इस हालात में। पर एक दिन यश दिया को बहुत बुरा भला कहता है, बहुत झगड़ा करता है उसके साथ। दिया की गलती सिर्फ इतनी होती है कि वो अपने दोस्तों को यश की हेल्प करने के लिए कह देती है। पूरी रात दिया रोती रहती है, फाइनली यश को छोड़ देती है। पर अभी भी यश के लिए उसके दिल में कोई नफरत, कोई गुस्सा नहीं था। उसे तब भी यही लग रहा था कि अगर यश के हालात सुधर गए तो वो फिर से उसे पहले की तरह प्यार करने लगेगा और अपनी सब गलतियों के लिए उससे माफी मांग लेगा। वो सोचती है कि शायद कुछ टाइम के लिए उसका यश से दूर रहना ही सही है। ब्रेकअप के कुछ ही हफ्तों बाद यश को एक नया इन्वेस्टर मिलता है और उसे बहुत सारी नई डील्स मिलती हैं और कुछ ही महीनों में ना सिर्फ लॉसेस रिकवर करता है, उसकी इनकम भी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। दिया को इन सब चीजों के बारे में पता चलता है, वो बहुत खुश होती है। उसे लगता है अब उसके और यश के बीच में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो वेट करती है कि जब यश पूरी तरह से उसके पास वापस आने के लिए तैयार होगा, वो खुद सामने से आके उससे बात करेगा। पर इससे ठीक उल्टा होता है। दिया को पता चलता है कि यश ने सुरभि से एंगेजमेंट कर ली है। वो पूरी तरह से टूट जाती है, वो बहुत हर्ट होती है, वो खुद को संभाल ही नहीं पाती। पर धीरे धीरे उसके अंदर का ये जो दुख है वो गुस्से में बदलने लगता है और गुस्सा बेहद नफरत में। पर आज उसे अपने अंदर वो नफरत फील नहीं हो रही, उल्टा उसे पछतावा हो रहा है अपने किए का। वहां यश अपने घर में अकेला बैठा ड्रिंक कर रहा है, उसके जहन में भी यही सब ख्याल चल रहे हैं। दिया के जाने के बाद उसे अपनी गलतियों का बहुत पछतावा था। वो बहुत शर्मिंदा था अपने बिहेवियर से। वो दिया से मिलकर उससे माफी मांगना चाहता था पर उसकी हिम्मत नहीं हो पाई। वो डरता था कि उसने दिया के साथ इतना बुरा किया है, शायद वो उसे कभी माफी ना करे। सुरभि उसके इन्वेस्टर की बेटी थी, वो उसे लाइक करती थी। एक रात एक पार्टी में यश बहुत ड्रिंक करता है। सुरभि भी जानती थी कि यश दिया से पैचअप करना चाहता है। वो उसके नशे में होने का फायदा उठाती है, उसे सीड्यूस करती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। होश में आने पे यश उसके साथ बहुत झगड़ा करता है, उसे साफ साफ बता देता है कि उसके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। कुछ हफ्तों बाद जब यश फाइनली हिम्मत जुटाता है कि वो दिया से जाके बात करेगा, तभी उसे सुरभि आके बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। यश को लगता है शायद किस्मत भी नहीं चाहती कि वो और दिया साथ हो और वो सुरभि को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता था। वो सुरभि से शादी करने का डिसीजन लेता है। मालिनी के घर से जाने के बाद दिया कुछ टाइम रेस्ट करती है, फिर किसी जरूरी काम से घर से बाहर चली जाती है
और बहुत देर रात घर वापस आती है। नहाने के बाद दिया किचन में गई, उसने एक गिलास पानी पिया और गिलास को प्लेटफॉर्म पर रख दिया। फिर वो मुड़ के अपनी प्लेट में खाना डालने लगती है। जैसे ही वो वापस अपना गिलास उठाने के लिए मुड़ती है, वो देखती है कि उसका गिलास वहां नहीं है। गिलास अपनी जगह से बहुत दूर पड़ा हुआ था। एक पल के लिए वो घबरा जाती है, पर फिर सोचती है कि शायद वो बहुत थक गई है, उसे वहम हुआ है। वो डिनर करने लगती है। डिनर के बाद वो अपने लिविंग रूम में टीवी देखने लगती है। टीवी देखते देखते उसको नींद आ जाती है और वो टीवी के सामने के काउच पे ही सो जाती है। टीवी अभी भी चल रहा है। अचानक से टीवी पे चल रही वीडियो अपने आप बंद हो जाती है। स्क्रीन स्टैटिक हो जाती है और बहुत तेज आवाज आने लगती है। तभी दिया को नींद में ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके सोफे को धक्का दिया हो। वो डर के उठ जाती है और आसपास देखती है। कभी कभी हम जब सो रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम गिरने वाले हैं या हमें किसी ने धक्का दिया है। दिया को लगता है कि उसे भी शायद ऐसी फील हुआ। उसकी नजर सामने टीवी पे जाती है। वो ज्यादा बॉदर नहीं करती, उसे लगता होगा कोई टेक्निकल इशू, वो कल देख लेगी। उठ के एकदम से टीवी बंद कर देती है और मुड़ के अपने रूम की तरफ जाने लगती है। पर अभी वो टीवी से कुछ ही कदम दूर गई थी कि टीवी पीछे से अपने आप चल पड़ता है। अब दिया डर जाती है। धीरे से डरते हुए पीछे मुड़ती है। टीवी के पास जाके उसे बंद ही करने लगी होती है। उसे ऐसा लगा जैसे उसने टीवी में से अपना नाम सुना। वो टीवी के और पास जाती है कि ध्यान से सुन सके। तभी उसे फिर से आवाज आती है। वो झट से टीवी बंद करके अपने रूम में भाग जाती है। घर जाती ही वो डोर लॉक कर लेती है और बेड पर सिमट के बैठ जाती है। वो मालिनी को कॉल करती है। मालिनी उसका फोन नहीं उठाती। दरवाजे के बाहर से एक आवाज आ रही थी। डर से उसकी हालत खराब हो रही है। वो फिर से मालिनी को कॉल करती है। प्लीज पिक अप, डैम इट। उसे लिविंग रूम में से चीजों के टूटने फूटने की आवाज आती है, जैसे कोई वहां तोड़फोड़ कर रहा हो। तभी स्टॉप, गो अवे, जाओ यहां से। अब ऐसा लग रहा था जैसे उसका दरवाजा किसी भी टाइम टूट जाएगा। वह बेड से उठ के कोने में दीवार से सट के खड़ी हो जाती है। उसका फोन अभी भी उसके हाथ में है। वो कांपते हुए हाथों से नेहा का नंबर डायल करती है। नेहा सुकून से सो रही थी। फोन की आवाज से उसकी नींद टूटती है। वो नींद में फोन उठाती है। हेलो, कौन? उधर से कोई जवाब नहीं आता। फोन की स्क्रीन पे दिया का नाम देखती है। हेलो दी, सब ठीक है? ऐसे ही दिया कुछ बोलने लगती है। जोर से दरवाजा खुलता है। दिया को सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है कि उसकी आवाज उसके गले में ही दब जाती है। दी, क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? मैं आऊं वहां? तभी नेहा को दिया की चीख सुनाई देती है। नेहा डर के उठ जाती है। दी, क्या हुआ? कौन है वहां? दी टाइम अपनी कार की चाबी उठाती है और जाके अपनी माँ को बोलती है कि वो पुलिस को कॉल करे और दिया के घर भेजे। अपनी कार की तरफ भागती है। उसे फोन बंद नहीं किया। उसे चीजों के टूटने की आवाजें आ रही है, दिया के चीखने की आवाजें आ रही है और बीच बीच में एक अजीब सी गुर्राहट की आवाज भी आ रही है।
उसे अपनी कार स्टार्ट करती है और दिया के घर के लिए निकल जाती है। उसे दिया के लिए बहुत डर लग रहा था। वो बहुत बेबस महसूस कर रही है। ड्राइव करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। उसकी बहन की चीखें उसे बहुत डरा रही है, पर वही चीखें कहीं ना कहीं उसकी बहन के जिंदा होने का सबूत भी थी। जैसे ही उसकी कार दिया के घर के सामने रुकती है, उसके फोन से आ रही सब आवाजें बंद हो जाती है। एक पल के लिए नेहा का शरीर जम गया था। पता नहीं अंदर जाके दिया उसे किस हालत में मिलेगी। वो एकदम से भाग के दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलने पे उसे दिखता है सारा लिविंग रूम तहस नहस हो चुका है। फर्श भी कांच और टूटी हुई चीजें बिखरी हुई हैं। वो भाग के दिया के कमरे के सामने पहुंचती है। दरवाजा आधा खुला हुआ है। दी, वो कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का देती है। बेडरूम की हालत भी लिविंग रूम जैसी थी। उसे दिया कहीं दिखाई नहीं देती। तभी उसे बेड के पीछे से कराहने की आवाजें आती हैं। वहां उसे दिया बहुत बुरी तरह जख्मी और खून से सनी हुई मिलती है। अगले दिन यश हैंगओवर में उठता है। उसने कल रात कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। वो अपना फोन देखता है। नेहा के बहुत सारे मिस्ड कॉल्स थे। एक टेक्स्ट भी था जिसमें नेहा ने उसे दिया के हॉस्पिटलाइज होने की बात बताई थी और साथ ही में हॉस्पिटल का एड्रेस भी था। यश उसी वक्त हॉस्पिटल के लिए निकलता है। हॉस्पिटल पहुंच के वो देखता है दिया के कुछ क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स मौजूद हैं। नेहा अपनी मॉम के साथ पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बात कर रही है। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। दिया देर रात घर में एंटर हुई और उसके अलावा घर में कोई नहीं गया। लिविंग रूम की फुटेज तब तक की है जब तक दिया टीवी देखते देखते सो गई थी। तब अचानक से ग्लिच हुआ और फुटेज बंद हो गई। उसके बाद सब ब्लैंक और फिर बाद में नेहा घर में एंटर होती हुई दिखती है। यश पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था। आपको किसी पे शक है, ऐसा जो आपकी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? मालिनी, नेहा ने एकदम से बोला। वो बिजनेस हड़पना चाहती है दी का। मैंने बहुत बार वार्न किया था उन्हें, लेकिन दी ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है उस पे। कल रात से उसे बहुत कॉल्स किए, वो फोन ही नहीं उठा रही। इसमें इंस्पेक्टर बोलते हैं, हम माननी से पूछताछ करेंगे, पर एक बात बताइए, दिया की मेंटल कंडीशन कैसी थी? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? नेहा थोड़ा चिढ़ जाती है। आई एम सॉरी मैम, बट अगर हादसे के टाइम घर में दिया के अलावा और कोई नहीं था तो वो क्या? तो पॉसिबिलिटी है दिया ने ही खुद को नुकसान पहुंचाया हो। ये सब आप क्या बोल रहे हैं सर? दी बिल्कुल ठीक थी। वो खुद को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। आप ये सब पूछने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। जाके उस मालिनी को ढूंढिए प्लीज। थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद पुलिस वहां से चली जाती है। यश बिल्कुल स्पीचलेस है। उसे समझ नहीं आ रहा वो कैसे रिएक्ट करे। यश दिया को हॉस्पिटल बेड पे देखता है। उसकी हालत देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। नेहा बताती है कि दिया की हालत बहुत क्रिटिकल है। 1 हफ्ता लग सकता है उसे होश आने में, शायद उससे भी ज्यादा। बाकी के विजिटर्स शालिनी जी से जाने से पहले बात कर रहे हैं, उन्हें दिलासा देते हैं अगर उन्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो वो बेझिझक उनसे कहे। यश नेहा से पूछता है, क्या दिया खुद को नुकसान पहुंचा सकती थी? बिल्कुल नहीं। दी बहुत ब्रेव है। उन्होंने डैड के जाने के बाद खुद को बहुत अच्छे से संभाला था। हाँ, तुमसे ब्रेकअप के बाद कुछ टाइम के लिए डिप्रेस थी, बट अब वो बिल्कुल ठीक थी। तभी शालिनी जी वहां आ जाती है और नेहा उन दोनों को जो बताती है वो सुन के वो दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। उस पार्टी की रात नेहा भी वहां मौजूद थी और उसने दिया को वहां से जाते हुए देखा था। उसने दिया का पीछा किया था
और चुपके तांत्रिक के घर के अंदर चली गई थी। उसने वहां जो कुछ भी हुआ सब देख लिया। मुझे यकीन नहीं हुआ मालिनी दी को ब्लैक मैजिक जैसी चीजों में डाल सकती है, और दी नफरत और गुस्से में इतनी अंधी हो गई थी। कैसा ब्लैक मैजिक? उस तांत्रिक ने बोला था कि जिस लड़की से यश प्यार करता है वो उसके पीछे कोई एंटिटी छोड़ देगा ताकि वो लड़की इससे दूर हो जाए। यश ये सुन के शॉक्ड रह जाता है। शालिनी जी नेहा को गुस्से से पूछती है, तुमने इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे लगा वो तांत्रिक कोई फ्रॉड है और बस पैसों के लिए दी को बेवकूफ बना रहा है। हाँ, इतना तो मैं जानती हूँ कि यश सच्ची दिल से दी से ही प्यार करता है, पर मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि उस तांत्रिक की क्रिया सच में काम करेगी। सच में कोई एंटिटी दी के पीछे पड़ जाएगी। इंसान का काम तो लग भी नहीं रहा ये। जो कुछ तुमने बताया, वो आवाजें, घर की वो हालत, ना कोई घर के अंदर गया जो ये सब कर सके। नेहा, कम से कम तुम्हें मुझे ये जरूर बताना चाहिए था कि दिया मुझसे किस हद तक नफरत करने लग गई है कि वो कुछ ऐसा करती। मैं उससे बात करता, उससे समझाता। हाँ, रही बात ये ब्लैक मैजिक की, तो मैं नहीं मानता इन सब चीजों में। आई एम श्योर ही इज जस्ट अ स्कैमर। हो सकता है ये कोई एक्सीडेंट हो या सच में दिया पे किसी ने अटैक किया हो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। वो तीनों शाम तक वहीं रहते हैं। रात में नेहा अपनी मॉम को घर भेज देती है। यश और नेहा हॉस्पिटल में ही रुकते हैं। देर रात यश कॉफी लेने के लिए बाहर चला जाता है और नेहा रूम में दिया के पास अकेली होती है। वो दिया की बेड के साइड में एक बेंच पे बैठी हुई है। दिया बेहोश है, उसे ऑक्सीजन मास्क और सलाइन लगा हुआ है। अचानक से रूम की लाइट फ्लिकर होती है। तभी कुछ सेकंड्स के लिए दिया की बॉडी जोर से शेक करती है। नेहा घबरा के एकदम से खड़ी हो जाती है। कंफ्यूजन में दिया को देख रही है। सच में दिया मूव हुई या उसे वहम हुआ? वो बिल्कुल दिया के पास चली जाती है। कुछ देर के लिए उसे ध्यान से देखती रहती है ताकि अगर वो दोबारा मूव हो तो वो जाके डॉक्टर को बुला लाए। पर कुछ नहीं होता। नेहा जैसे ही वापस जाके बैठने के लिए पलटती है, तभी दिया एक सेकंड में उठती है और उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। उसका चेहरा बदल चुका था। वो बहुत भयानक दिख रही थी। नेहा की डर की चीख निकल जाती है। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही उसका हाथ छूटता है वो रूम से बाहर भागती है। बाहर उसे यश मिल जाता है। वो उससे पूछता है कि वो इतनी घबराई हुई क्यों है। नेहा उसे सब कुछ बता देती है। यश उसी टाइम रूम में जाके देखता है। दिया पहले की तरह बेड पे है। रूम बिल्कुल शांत है। सब बिल्कुल पहले जैसा है। नेहा एकदम हैरान रह जाती है। यश नेहा को समझाता है, तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज्यादा थकी हो, नींद भी आ रही होगी। यश कॉफी का मग नेहा की तरफ करता है। Here, have some coffee. You'll feel better. यश की नजर नेहा की कलाई पे जाती है। उसकी कलाई पे उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने जोर से हाथ पकड़ा हो। नेहा ये देख के और घबरा जाती है। वो उसी टाइम अपनी मां को फोन करती है और सब बता देती है। यश और नेहा एक पल के लिए भी पूरी रात दिया से नजर नहीं हटा पाते। अगले दिन शालिनी जी हॉस्पिटल आती हैं और उन दोनों को घर जाके आराम करने को बोलती हैं। मॉम, हमें उस तांत्रिक को ढूंढना चाहिए और उसने जो भी किया है उसे रिवर्स करने को बोलना चाहिए। नहीं बेटा, उस काली विद्या वाले आदमी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोग सिर्फ बुरा ही कर सकते हैं, किसी की मुसीबत का हल नहीं कर सकते।
मैंने किसी से बात की है, वो हमारी मदद करने के लिए मान गए हैं। आज शाम को वो यहाँ दिया को देखने आएंगे। तुम दोनों प्लीज घर जाओ और थोड़ा रेस्ट कर लो। उसी शाम जब यश हॉस्पिटल वापस आता है तो वो नेहा और उसकी मॉम को एक मिडिल एज्ड आदमी के साथ बात करते हुए देखता है। यश के पास जाने पे नेहा उसे इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि उस आदमी का नाम विनोद है और वो एक स्पिरिचुअल हीलर और साइकिक है। विनोद यश से कहता है, मुझे नेहा ने सब कुछ बता दिया है। इट्स सैड कि दिया ने ऐसा कदम उठाया। ऐसी डार्क एंटिटीज कब कब उसे बाहर हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। नेहा, क्या तुम मुझे उस जगह पे लेके जा सकती हो जहां ये सब हुआ था? श्योर, अभी चलते हैं। नेहा के कहते ही नेहा, यश और विनोद हॉस्पिटल से उस तांत्रिक के घर के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंच के नेहा भाग के अंदर जाती है और कंफ्यूज होके इधर उधर देख रही है। ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल खंडर जैसा लग रहा है। यहाँ तो कोई सामान नहीं है, जैसे कई सालों से कभी कोई आया ही ना हो। आर यू श्योर तुम उनके पीछे यहीं आई थी? यश ने पूछा। यस, आई एम श्योर। वो क्रिया कहाँ की गई थी? नेहा इशारा करते हुए बोलती है। वहां उस कमरे में। विनोद उस अंधेरे कमरे की तरफ देखता है। आप दोनों बाहर वेट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। विनोद के पास कुछ साइकिक एबिलिटीज हैं। अगर वो किसी जगह पर बैठ के ध्यान लगाए तो वहां की एनर्जीज को फील करके या किसी चीज को छू के वहां पे हुए पास्ट इवेंट्स की कुछ झलकियां देख सकता है। नेहा और यश वहां से बाहर आ जाते हैं और विनोद का वेट करने लगते हैं। 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम के बाद विनोद अचानक से बाहर आता है। वो उनको जल्दी से वहां से हॉस्पिटल चलने को बोलता है। इसके अलावा वो और कोई बात नहीं करता। हॉस्पिटल पहुंच के वो सीधा दिया के कमरे में जाता है। शालिनी जी अभी भी वही थी। विनोद कुछ मंत्र पढ़ के एक धागा दिया के हाथ में बांध देता है। इसके बाद वो सबको एक ऐसी बात बताता है जिसे सुन के वो सब हिल जाते हैं। मालिनी और उस तांत्रिक ने दिया से झूठ बोला था। उस काली क्रिया का यश से तोड़ तोड़ तक कोई लेना देना है ही नहीं। उस तांत्रिक ने एक भयानक डिमोनिक एंटिटी को दिया की आत्मा की भेंट चढ़ा दी है। He has offered her soul. Welcome to the Darkling Depths. वो तीनों ये बात सुन के सन्न रह जाते हैं। अभी तक जो भी फ्लैशेस मैंने देखी उनसे मुझे यही समझ आया कि वो तांत्रिक उस एंटिटी की पूजा करता है, लोगों की आत्मा उसे फीड करता है, पर वो उन्हीं लोगों को निशाना बनाता है जो लोग बहुत ज्यादा जलन, गुस्से और नफरत से भरे होते हैं। दिया भी नफरत में अंधी हो चुकी थी। मानरी ने इसी बात का फायदा उठाया। वो तो चाहती थी कि दिया उसके रास्ते से हट जाए। वो दिया को उस तांत्रिक के पास ले गई। अब हम दिया को कैसे बचा सकते हैं? यश ने पूछा। सबसे पहले आप सबको दिया को माफ करना होगा। अपने दिल में उसके लिए जरा सी भी खलिश न रखे। वो इस वक्त जिंदगी से निराश हो चुकी है। वो बहुत ज्यादा गिल्ट में है, अपने आप को माफ नहीं कर पा रही। अगर दिया ऐसी जिंदगी से निराश और हताश रहेगी तो उस एंटिटी का काम आसान हो जाएगा। आप सब लोग उसे जाके बताइए कि आप सब उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके जल्दी से ठीक होने का वेट कर रही हैं, उसके ठीक होने पे एक खुशहाल जिंदगी उसका इंतजार कर रही है। वो तीनों से बहुत ध्यान से सुन रहे थे। विनोद शालिनी जी से कहता है, कल पंडित जी आपके घर पे आएंगे, उन्हें दिया के घर ले जाना। वहां वो पूजा करेंगे और यंत्र स्थापित करेंगे। जब तक ये सब सॉल्व नहीं होता रोज घर में दिया जलाना होगा।
और जो मंत्र मैं बताऊंगा वो मंत्र उच्चारण रोज करना होगा। लेकिन इससे तो सिर्फ घर प्यूरिफाई होगा। दी तो यहाँ हॉस्पिटल में है। ये पूजा दिया के लिए एक रक्षा कवच बनाने का काम करेगी। रक्षा सूत्र मुझसे ऑलरेडी बांध चुका हूं, पर वो एंटिटी बहुत ताकतवर है, उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं अपने गुरुजी के पास जा रहा हूं। अब वही इसका कोई हल बता सकते हैं। मुझे वापस आने में 2-3 दिन लग सकते हैं, पर आप सब लोग केयरफुल रहना। अगर हम दिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो तांत्रिक भी अपने मालिक के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होगा। विनोद की ये बात सुन के वो तीनों घबरा जाते हैं। मैं अभी निकल रहा हूं। आज की रात किसी को यहाँ दिया के पास रुक के मंत्र जाप करना होगा। आई विल इट। यश ने कहा। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज मुझे बताइए। नो थैंक्स, आई मैनेज। विनोद के जाने के बाद वो तीनों दिया के कमरे में जाते हैं और बेसुध पड़ी दिया से वो सब कहते हैं। उन तीनों की आंखों में आंसू हैं। थोड़ी देर बाद यश शालिनी जी को घर भेज देता है। नेहा जिद करके थोड़ी और देर रुक जाती है, पर यश के कहने पे वो भी चली जाती है। यश दिया के कमरे में अकेला है। ये कमरा हॉस्पिटल के जिस फ्लोर पे है वहां बहुत कम लोग हैं। रात को तो ये फ्लोर बिल्कुल सुनसान हो जाता है। रात के 2 बज चुके हैं। यश दिया के बेड के पास बैठ के आंखें बंद करके बहुत धीमी आवाज में मंत्र जाप कर रहा है। अचानक से एक वार्ड बॉय भागता भागता वहां आता है और हांफते हुए कहता है, वो जो आपके साथ लड़की थी वो नीचे पार्किंग में बेहोश पड़ी है, बहुत चोट आई है उन्हें। What? यश उसी टाइम भागता है। वो आदमी भी उसके साथ जाता है। पार्किंग एरिया हॉस्पिटल बिल्डिंग के अंडरग्राउंड बना हुआ है। यश और वो आदमी लिफ्ट में वहां पहुंचते हैं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही यश भाग के सब जगह चेक करता है। वहां कोई नहीं है, कोई भी नहीं। पार्किंग एरिया पूरा सुनसान है। वहां लाइट भी बहुत कम है। यश पीछे मुड़ता है और गाड़ियों में से होते हुए वापस लिफ्ट की तरफ आता है ताकि वो उस वार्ड बॉय से बात कर सके। पर वो वार्ड बॉय वहां नहीं है। वो उसे आवाज देता है, कहाँ हो तुम? यहां तो कोई नहीं है। तभी लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं। एक आवाज आने लगती है। यश उस आवाज को फॉलो करता है। गाड़ियों से होते हुए वो एक दीवार की तरफ जाता है। वहां जलती बुझती लाइट में उसे वही वार्ड बॉय दिखाई देता है। उसका मुंह दीवार की तरफ है और वो जोर जोर से दीवार में अपना सर मार रहा है। यश डर जाता है। वो धीरे से मुड़ के वहां से निकलने की कोशिश करता है। वो आदमी अभी भी दीवार से सर मार रहा है। यश धीरे धीरे गाड़ियों के पीछे छुपते छुपते वहां से जा रहा है। लाइट्स अभी भी फ्लिकर हो रही हैं। अचानक वो आवाज रुक जाती है। यश डरते हुए मुड़ता है, उस दीवार की तरफ देखता है। वहां वो आदमी नहीं है। आसपास दिखता है। वहां डरावना सा सन्नाटा छाया हुआ है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो धीरे से पीछे मुड़ के देखता है और शौक से एकदम से नीचे गिर जाता है। वो देखता है कार के ऊपर एक भयानक सी
लगभग 7 फीट की बड़े से जानवर जैसी एक एंटिटी बैठी हुई है, जिसकी आंखें चमक रही हैं। वो एकदम से यश पे झपटता है। यश उसको अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करता है। वो उसे जोर जोर से किक मार रहा है। जैसे ही वो एंटिटी उससे हटती है, वो जल्दी से उठ के भागना शुरू करता है। लिफ्ट के पास पहुंचता है और बटन प्रेस करता है, पर लिफ्ट नहीं आ रही। यश स्टेयर से ऊपर की तरफ भागना शुरू करता है। कुछ फ्लोर्स चढ़ने के बाद वो हांफने लगता है। वो स्टेयर से नीचे देखता है, कोई नहीं है, कोई आवाज भी नहीं आ रही। उसे रियलाइज होता है दिया का रूम अभी भी 2 फ्लोर्स ऊपर है। वो धीरे धीरे स्टेयर्स चढ़ रहा है, बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है। तभी सामने से अचानक से वही वार्ड बॉय आ जाता है। उसका चेहरा बुरी तरीके से डिसफिगर्ड हो चुका है। इससे पहले कि यश भाग पाता, वो यश को गले से पकड़ लेता है। वो उसे घसीटते हुए स्टेयर से दूर लेके जा रहा है। वो उसे बालकनी की तरफ लेके जा रहा है। यश समझ जाता है कि वो क्या करना चाहता है। वो कम से कम भी 5-6 फ्लोर्स ऊपर है। अगर वो वहां से गिरा तो बचेगा नहीं। यश के चेहरे पे खौफ साफ दिखाई दे रहा है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। वो वार्ड बॉय यश को बालकनी के थोड़े दूर से ही बहुत जोर से धक्का देता है। यश बालकनी के नीचे ही गिरने वाला होता है कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे सेफ साइड खींच लेता है। यश उस शख्स की तरफ देखता है जिसने उसकी जान बचाई। उसे एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखाई देता है। ये वही आदमी है जो उसे उस दिन मंदिर में मिला था। वही ऑरा, वही मुस्कुराहट, वही आंखें। आप? हैरानी में यश के मुंह से और कुछ नहीं निकलता। वो अभी में शौक में था। वो शख्स बिना कुछ बोले यश को लिफ्ट में चलने का इशारा करता है। दोनों लिफ्ट में दिया के रूम वाले फ्लोर पे पहुंचते हैं। यश लिफ्ट से बाहर निकलता है। उसे लगता है उस आदमी को भी इसी फ्लोर पे आना होगा। वो मुड़ के देखता है, लिफ्ट खाली थी, उसमें कोई नहीं था। वो एक कंफ्यूज्ड स्टेट में दिया के कमरे के अंदर जाता है। अंदर जाके वो एक और चीज नोटिस करता है जो उसे और हैरान कर देती है। उस अटैक में उसे बहुत सारी चोटें आई थी, लेकिन अब वो सब चोटें गायब हो चुकी थी। Welcome to the Darkling Depths. यश बहुत कंफ्यूज होता है, पर उसी टाइम कमरे में वापस जाके मंत्र जाप करना शुरू कर देता है। अगली सुबह दिया का एक कजन यश को सोए हुए पाता है। वो उसे जगाता है, कॉफी देता है और घर जाके रेस्ट करने को बोलता है। यश अभी भी कल रात के हादसे से बहुत घबराया हुआ था। वो क्रॉस चेक करने के लिए शालिनी जी को कॉल करता है और पूछता है कि क्या उन्होंने किसी को दिया के पास रुकने के लिए भेजा है। कन्फर्म कर देती है कि हाँ उन्होंने ही भेजा है। तब जाके यश को तसल्ली होती है और वो वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंच के वो कुछ टाइम रेस्ट करता है। बाद में अपने ऑफिस के कुछ जरूरी काम करता है। शाम को नेहा उसके घर आती है। मैं हॉस्पिटल के लिए ही निकलने वाला था। दिया को होश आया? नहीं। ओ ठीक है, चलते हैं हॉस्पिटल। रिलैक्स, मैं देख आई हूं दी को।
अभी मेरे अंकल हैं हॉस्पिटल में, उनके पास। हम थोड़ी देर बाद चल सकते हैं। मेरा मन नहीं मान रहा दिया को रात के वक्त अकेला छोड़ने के लिए, स्पेशली आफ्टर लास्ट नाइट। यश नेहा को कल रात की सारी बात बताता है। नेहा उसकी बात सुन के कांप उठती है, पर वो यश को दिलासा देती है और बताती है कि घर में यंत्र स्थापित हो चुका है, तो अब उन्हें उम्मीद है ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा। मैं जो बताने आई थी वो तो भूल ही गई। मालिनी वापस आ गई है। पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसने पुलिस को अच्छे से मैनिपुलेट कर दिया। क्या बोला उसने? यही कि दी को डिप्रेशन था पास्ट में, और इस हादसे से पहले वो बहुत ज्यादा मेंटली अपसेट हो गई थी, अजीब अजीब सी बातें कर रही थी, यही सब बकवास। पुलिस को कुछ और पता चला? फुटेज रिकवर हुई? नहीं, पुलिस तो पहले से यही मान रही थी कि दी ने ही खुद को हर्ट किया है। वैसे भी ब्लैक मैजिक करने वालों पे पुलिस कोई एक्शन ले भी नहीं सकती। मैं तो बस दी के ठीक होने का वेट कर रही हूँ। वो जल्दी से ठीक हो जाए और उस मालिनी से पार्टनरशिप खत्म कर ले, ताकि वो हमेशा के लिए हमारी लाइफ से दूर हो जाए। विनोद का कोई कॉल या मैसेज? अभी तक तो नहीं, बट आई एम श्योर जैसे उन्हें टाइम लगेगा ही विल कॉन्टैक्ट अस। तभी नेहा की नजर यश की मेड पर जाती है। वो देखती है कि वो चुपके से उन लोगों की बातें सुन रही है। वो उस टाइम तो कोई रिएक्ट नहीं करती और यश से बातें करती रहती है, पर जैसे ही मेड वहां से चली जाती है वो उसके पीछे जाती है। उसने देखा मेड ने मालिनी को फोन किया और उसकी और यश के बीच की सारी बातें उसे बता दी। नेहा चुपके से यश के पास वापस आके बैठ जाती है। मेड फोन पे बात करके वापस आती है और थोड़े टाइम बाद अपना काम खत्म होने पे यश के घर से चली जाती है। उसके जाते ही नेहा यश को सब कुछ बता देती है। यश चौंक जाता है और बहुत गुस्सा भी होता है, पर वो ठंडे दिमाग से काम लेता है। वो अगले दिन अपनी मेड को बहाना बनाता है कि वो ये शहर छोड़ के हमेशा के लिए कहीं और जा रहा है, तो उसे उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। वो उसके पैसों का हिसाब करके बड़े प्यार से उसी काम से हटा देता है। अगले 2 दिन बहुत सुकून से निकलते हैं। तीसरे दिन विनोद वापस आता है। उसके आते ही नेहा और शालिनी उसे दिया के घर में मिलने के लिए बुलाती हैं। विनोद वहां पहुंचता है। वो देखता है नेहा और शालिनी के साथ साथ यश भी वहीं मौजूद है। नेहा विनोद को एक पोटली दिखाती है। वो उसे बताती है कि उसकी माँ को वहां सफाई करते टाइम मिली थी। विनोद उसे देखते ही समझ आता है कि वो क्या है। वो उन सबको बताता है असल में दिया पे की गई वो काली क्रिया 3 स्टेजेस में काम करती है। पहली, जब उन्होंने दिया से खुद चैंटिंग करवाई, जिसकी वजह से दिया कमजोर होने लग गई और वो एंटिटी उसके घर में एंटर होने लगी। दूसरा, जब उन्होंने ये पोटली भेजी और उसी रात दिया पर अटैक हुआ। तीसरा, वो एंटिटी दिया के पास रुक के धीरे धीरे उसकी सांसें उससे छीन लेती। पर आप सबकी प्यार और दुआओं ने और मेरी रक्षा कवच ने उसे कामयाब नहीं होने दिया। पर वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। वो ये रक्षा कवच तोड़ने की कोशिश करेंगे। कैसे? नेहा ने पूछा। मे बी हॉस्पिटल में दिया के पास जाके या यहां दिया के घर पे आके कुछ कर दे। इस पे यश एकदम से बोलता है, हॉस्पिटल में कोई ना कोई होता ही है। यहाँ लॉक रहता है और बाहर सिक्योरिटी गार्ड को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि किसी को यहाँ आने ना दे, खास करके मालिनी को। जब से मालिनी वापस आई है, हॉस्पिटल में जो भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स होते हैं उन सबको मैंने कह दिया है कि अगर मालिनी वहां आए तो हमें बता दे। इवन जो स्टाफ भी ड्यूटी पे रहता है उन्हें भी अलर्ट कर दिया है। और वैसे भी पिछले 2 दिन से कुछ नहीं हुआ। शायद ये तूफान से पहले की खामोशी है।
तो इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन क्या है? शालिनी जी पूछती हैं। ये पोटली मैं एक विधि करूंगा, उसके बाद इस पोटली और कुछ और चीजों को किसी पायस वाटर बॉडी यानी किसी पवित्र जलाशय में विसर्जित करना होगा। आई नो सच वाटर बॉडी, हमारे कुल देवता के मंदिर के पास है। ग्रेट। जैसी ही मेरी विधि पूरी होगी हम लोग वहां चलेंगे। इट कांट बी सो सिंपल राइट? वो तांत्रिक इतनी आसानी से ये सब होने नहीं देगा। ये कहते हुए नेहा को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। उस तांत्रिक ने पहले से ही इस सब की तैयारी करनी शुरू कर दी है। शहर से बहुत दूर एक वीरान सी जगह पे वो तांत्रिक अपनी आंखें बंद किए एक बड़े से अग्निकुंड के सामने बैठा है। उसके सामने जानवरों के कटे हुए अंग पड़े हुए हैं और हर वो मलिन चीज पड़ी हुई है जो ऐसी काली क्रियाओं में इस्तेमाल की जाती हैं। अचानक से आग की लपटें बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं और धीरे धीरे उस आग के ऊपर एक बड़ा सा धुएं का काला बादल बन जाता है और ये बादल धीरे धीरे एक आकार लेना शुरू कर देता है। तभी उस तांत्रिक को एक आवाज सुनाई देती है। वो अपनी आंखें खोलता है। सामने उसे जो दिखाई देता है वो देख के उसके डर से पसीने छूट जाते हैं। मालिक नाराज मत होइए, मैं जानता हूं आप कमजोर पड़ रहे हैं, आपको बहुत देर से कोई बलि नहीं मिली। मैं एक दूसरी बलि कंफर्म कर देता हूं आपके लिए। आप फिर से पहले की तरह ताकतवर हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, दिया की आत्मा भी आपको जरूर मिलेगी, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। तांत्रिक डर के अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगले ही पल एकदम से शांति हो जाती है। वो डरते हुए अपनी आंखें खोलता है। जो चीज उसे डरा रही थी अब वो जा चुकी थी। उसके चेहरे पे कुछ पल पहले जो डर था उसकी जगह अब एक कुटिल मुस्कान ने ले ली थी। मालिनी देर रात अपनी कार में कहीं जा रही है। सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा है। उसने एक कपड़े से अपना चेहरा ढका हुआ है। मालिनी उसे देख के कार रोकती है। वो एकदम से उसकी कार के पास आके उसे कहता है, मैडम आगे रास्ता बंद है। वो एक कच्चे रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आप उस शॉर्टकट से चले जाइए। इतना कहते वहां से चला जाता है। मालिनी कुछ सोच के उस कच्चे रास्ते की तरफ अपनी कार मोड़ लेती है। करीब 1 घंटे से वो उस कच्चे रास्ते पे ही ड्राइव करते हुए जा रही है। अचानक से बिना किसी कारण मालिनी को घबराहट होने लगती है। वो अपनी कार की स्पीड स्लो करती है और आसपास देखती है। वहां दूर दूर तक कोई दूसरा इंसान या कोई गाड़ी नहीं दिख रही। वहां पूरा अंधेरा है। मालिनी बहुत ज्यादा डर जाती है और इस डर का कारण महज अंधेरा और वीराना नहीं है। उसे बहुत देर से ऐसे लग रहा है जैसे कोई उसे देख रहा है। उसके आसपास कोई तो है जो उसे दिखाई नहीं दे रहा। वो अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है। कुछ ही मिनटों बाद एक अजीब सा जानवर उसकी कार से आकर टकराता है। मालिनी एकदम से ब्रेक लगा देती है और बाहर आके देखती है। कार की लाइट से उसे जितना भी दिख रहा था वो ध्यान से देखती है। वहां कुछ नहीं था। जहां वो इस वक्त खड़ी है उसके बिल्कुल पास एक बहुत बड़ा सा पेड़ है। उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो डरते हुए अपना सिर ऊपर करके
उस पेड़ की तरफ देखती है। उसे 2 आंखें चमकती हुई दिखती हैं। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, एक बड़ा सा क्रिएचर एकदम से उस पर झपटता है। अगले दिन यश को एक बुरी खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि दिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर्स उसे सर्जरी के लिए ले गए हैं। वो एकदम से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। सर्जरी बहुत लंबी चलती है। यश, शालिनी, नेहा ऐसे ही टेंशन में कई घंटों तक बैठे रहते हैं। उन्हें ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स बाहर आती दिखती है। वो उससे पूछते हैं। नर्स उन्हें बताती है कि अभी कुछ कह नहीं सकते, सर्जरी और लंबी चलेगी। अब इंतजार करने के अलावा वो लोग कुछ और कर भी नहीं सकते थे। ऐसी ही परेशानी में कब रात हो गई उन्हें पता भी नहीं चलता। तभी विनोद वहां आता है। वो उन्हें आगे बताता है कि वो डीमन पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और वो दिया को खत्म करके ही मानेगा। Welcome to the Darkling Depths. विनोद अपने साथ वो सब चीजें लेके आया था जो विसर्जित करनी थी, और वो यश को कहता है जितना जल्दी हो सके उन्हें उस पवित्र तालाब में जाकर वो सब चीजें विसर्जित करनी होगी। यश विनोद को लेके उसी टाइम वहां से निकल जाता है। वो दोनों यश की कार में यश के कुल देवता के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यश ड्राइविंग सीट पे है और विनोद उसकी साइड वाली सीट पे बैठा हुआ है। अभी वो दोनों आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचे थे कि विनोद का फोन बजता है। वो फोन स्क्रीन पे देखता है। ये कॉल नेहा की तरफ से आ रही थी। विनोद फोन को ऑन करता है और स्पीकर पे डालता है। दोनों को नेहा की आवाज सुनाई देती है। वो बहुत डरी हुई है और रो रही है। वो नहीं बताती है कि वो और उसकी माँ कुछ देर के लिए घर पे आए थे और वो एंटिटी उनके घर पे आ चुकी है और उन पे अटैक कर रही है। वो दोनों से छुप रही है और बच रही है। वो उनसे मदद मांगती है। यश एकदम से कार रोक देता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना कुछ कहे एक नतीजे पे पहुंचते हैं। विनोद कार से उतर जाता है और यश आगे बढ़ता है। जिस रास्ते पर विनोद उतरता है वहां बहुत कम गाड़ियां आ जा रही थी। कैब या ऑटो तो दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। विनोद बड़ी मुश्किल से किसी से लिफ्ट लेके नेहा के घर पहुंचता है, लेकिन उनका घर तो लॉक है। किसी नेबर से बात करने पे उसे पता चलता है वो दोनों तो हॉस्पिटल से घर ही नहीं आई। वो उन्हें बार बार कॉल लगाता है पर उसका फोन ही नहीं लगता, इसलिए वो वहां से सीधा हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने पे वो उन्हें पूछता है कि क्या वो दोनों ठीक हैं और उन्होंने उसे फोन क्यों किया था। कैसा फोन कॉल, और हमें क्या हुआ? हम दोनों तो हॉस्पिटल में ही हैं और आप वापस क्यों आ गए? आपको तो यश के साथ होना चाहिए था ना। विनोद नेहा की बातें सुन के हैरान रह जाता है। वो कोई जवाब नहीं दे पाता। वो समझ जाता है उसके साथ क्या हुआ है और अब यश के साथ क्या हो सकता है। उसके चेहरे पे डर और चिंता दोनों साफ साफ नजर आ रहे थे। वो हड़बड़ाहट में अपना फोन निकालता है और यश को कॉल लगाता है। उधर यश की कार तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही है और ये रास्ता बिल्कुल सुनसान है। यश का फोन बजता है। उसकी कार की स्पीड बहुत ज्यादा है। वो एक सेकंड के लिए अपना फोन पकड़ने के लिए सड़क से नजर हटाता है। फोन हाथ में आने पे
अभी उसने स्क्रीन पे कॉलर का नाम भी नहीं देखा था कि अचानक से उसे सड़क के बीचों बीच दिया खड़ी दिखती है। वो शौक में एकदम गाड़ी को मोड़ता है, उसकी कार का बैलेंस लूज हो जाता है और कार सीधा एक पेड़ में जाके टकरा जाती है। यश के सर पे जोर से चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। करीब 10 मिनट के बाद अचानक से उसकी आंख खुलती है। उसकी कार अब इस हालत में नहीं है कि वो उसमें आगे बढ़ पाए। उसके शरीर में भी ज्यादा ताकत नहीं है, पर उसका हौसला अभी भी मजबूत है। वो विनोद का दिया हुआ बैग लेके कार से बाहर निकलता है और चलना शुरू कर देता है। वो ज्यादा तेज नहीं चल पा रहा और उस सुनसान सड़क पे उसके कदमों की आहट के अलावा दूर दूर तक कोई और आवाज नहीं आ रही। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ देर चलने के बाद उसे अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। वो मुड़ के देखता है, उसकी कार जो कि पेड़ के साथ टकराई हुई थी वो स्टार्ट हो गई। उसके अंदर कोई नहीं है। वो कार पेड़ से हटके उसकी तरफ मुड़ती है और फुल स्पीड से उसकी तरफ आ रही है। शौक से उसका शरीर और दिमाग दोनों सुन पड़ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, कार उसके बहुत करीब आ जाती है और उसमें टकराने ही वाली होती है कि एकदम से यश साइड में कूद जाता है। कार पूरी स्पीड से सड़क की दूसरी साइड के बने हुए पेड़ों में जोर से जाकर टकराती है और बंद हो जाती है। यश जल्दी से उठता है और तेजी से चलना शुरू करता है। कुछ देर पहले तक आसमान बिल्कुल साफ था। बारिश के दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे, पर अब तेज हवा चलनी शुरू हो गई थी। घने बादल दिखने शुरू हो गए थे। यश बहुत डरा हुआ है। वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है। कुछ देर चलने के बाद उसे सामने दूर से तालाब दिखाई देना शुरू हो गया था। उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है और उसके कदमों में और तेजी आ जाती है। उसने वो बैग कस के पकड़ा हुआ है। 6 मिनटों में वो तालाब के बिल्कुल पास पहुंच जाता है और बैग खोल के उसमें से चीजें निकाल के तालाब में डालना शुरू करता है। आखिर में वो काले कपड़े की बोतल उसके हाथ में आती है। जैसे ही वो उसे अपने हाथ में लेके पानी की तरफ करता है, अचानक से वो डिमोनिक एंटिटी उसके सामने आ जाती है और उसे जोर से धक्का देके दूर फेंकती है। यश तालाब से बहुत दूर जाके गिरता है, पर उसने वो पोटली अभी भी अपने हाथ से गिरने नहीं दी। वो खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश करता है और देखता है कि तालाब के ऊपर बहुत घने बादल आ गए हैं और उन पे बिजली भी चमक रही है। वो एंटिटी तालाब के सामने चल रही है। तेज हवा और अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही हैं। वो यश को बहुत गुस्से से घूर रही है, मानो से धमका रही हो कि अगर वो तालाब से दूर नहीं रहा तो अच्छा नहीं होगा। यश बहुत डर गया है, पहले से और भी ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा है। वो उठ ही नहीं पा रहा। एक पल को हिम्मत हार जाता है। तभी उसे दिया का ख्याल आता है और वो रेंगना शुरू कर देता है। रेंगते हुए तालाब के थोड़ा पास आ जाता है और उसके हाथ में जो पोटली थी उसे दूर से ही उछाल के तालाब में फेंकता है। जैसे ही वो तालाब में गिरने ही वाली थी,
अचानक से वो एंटिटी आती है, छल के उस पोटली को अपने मुंह में दबा लेती है और निगल लेती है। यश एकदम से हताश हो जाता है। उसने दिया को बचाने का मौका खो दिया। ये शैतान जीत गया। तभी वो शैतान उसकी तरफ बढ़ता है। यश उसकी आंखों में देखता है। उसे अपना अंत दिखाई दे रहा है। वो शैतान अपना मुंह खोल के उसकी तरफ झपटता है। यश डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर उसे तालाब में से एक आवाज सुनाई देती है। वो अपनी आंखें खोल के देखता है। वो शैतान भी तालाब की तरफ ही देख रहा है। उस तालाब के अंदर से एक बहुत बड़ा नाग बाहर निकलता है। ये नाग उस एंटिटी से भी बहुत बड़ा है और वो उस डिमोनिक एंटिटी पे एकदम से झुकता। यश ये सब देख के एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। उसके सामने वो शैतान तड़प रहा है, चीखें मार रहा है। उसकी गर्दन उस नाग ने दबोची हुई है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो विशाल नाग उसे एकदम से घसीटते हुए तालाब में ले जाता है। एक ही पल में वहां बिल्कुल शांति हो जाती है। तालाब के पानी में भी कोई हलचल नहीं और तालाब के ऊपर कुछ मिनट पहले जो बादल दिख रहे थे वो भी अब नहीं दिख रहे। यश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो हैरान होकर इधर उधर देखता है, पर कुछ ही पलों में थकावट और कमजोरी से उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। जब उसकी आंखें खुलती है तो सुबह की हल्की हल्की रोशनी उसे दिखती है और विनोद उसके सामने खड़ा है। वो मुस्कुरा रहा है। क्या तुम ठीक हो? वो यश की तरफ हाथ बढ़ाता है। उसके हाथ का सहारा लेते हुए खड़ा होता है। यश को थोड़ी वीकनेस फील होती है क्योंकि उसे कल रात बहुत चोटें आई थी, पर वो ये देख के हैरान रह जाता है। अब उसके शरीर पे एक भी चोट नहीं थी। दिया अब खतरे से बाहर है। ये सुन के यश को बहुत खुशी होती है। उसके चेहरे पे एक सुकून भरी मुस्कुराहट छा जाती है। चलो। विनोद अपनी कार की तरफ इशारा करते हुए कहता है। यश उसे रुकने को बोलता है और तालाब के पास जाकर हाथ जोड़ के नमन करता है। बाद में वो दोनों विनोद की कार में बैठ के वहां से चले जाते हैं। हॉस्पिटल में दिया को जब होश आता है तो उसके सामने शालिनी, नेहा और यश खड़े हैं। वो तीनों उसे देख के बहुत खुश हैं। दिया के चेहरे पे भी मुस्कान है, पर उसकी आंखों में आंसू भी भरे हुए हैं। दिया नेहा की तरफ हाथ बढ़ाती है। नेहा एकदम से उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। दिया भी रोने लगती है। शालिनी जी उसके पास जाके उसके सर पे हाथ फेरती हैं। दिया रोते हुए उनका हाथ पकड़ लेती है। यश पीछे खड़ा ये सब देख रहा है। उसके चेहरे पे एक सुकून है। दिया उसकी तरफ देखती है। दोनों के बीच एक अजीब सी हिचकिचाहट है, पर एक दूसरे के सामने होने की तसल्ली भी है। दिया की नजर विनोद पे जाती है जो अभी अभी वहां आता है। वो दिया को देख के मुस्कुराता है। नेहा दिया को उसके बारे में बताती है
कि कैसे उसने उनकी मदद की। विनोद के हाथ में एक छोटी सी पैकिंग है जिसे वो यश को दे देता है। यही मंगवाया था ना तुमने? उसमें एक मिठाई का डब्बा था। यश खोल के देखता है और कहता है, हाँ यही है, थैंक्स। इतना कहते ही यश मुड़ता है और हॉस्पिटल के उस कमरे से बाहर जाने लगता है। तभी नेहा उसे रोकती है। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे मेरे कुल देवता के मंदिर जाना है, उसने नेहा की तरफ देखते हुए कहा। फिर वो दिया को देखते हुए कहता है, वापस आके आराम से बात करूंगा। और इतना कहते वहां से चला जाता है। दिया और यश की इस कहानी के करीबन 1 साल बाद किसी दूसरे शहर में एक आलीशान से घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। उस घर की बेटी की शादी होने जा रही है। घर में बहुत चहल पहल है। दोस्त रिश्तेदार आए हुए हैं। लड़की बहुत खुश है, अपने दोस्तों से बातें कर रही है, हंस रही है। उसके चेहरे से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही। तभी उसकी नजर दूर खड़े एक लड़की पे जाती है। उसे देखते ही उस लड़की के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वो लड़की बहुत नर्वस हो जाती है। वो लड़का दूर खड़ा उसे बहुत गुस्से से घूर रहा है। अचानक से वो मुड़ता है और उस घर से बाहर आ जाता है। लेकिन अपनी नर्वसनेस छुपाने के लिए अपने चेहरे पे एक झूठी मुस्कान ओढ़ लेती है। वो लड़का तेज तेज चलते हुए उस घर से बहुत दूर एक सुनसान से चौराहे के पास आके खड़ा हो जाता है। सा और बेचैनी उसके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है। तभी उसे एक आवाज आती है, उसे वापस पाना चाहते हो? मुड़ के देखने पे लड़के को वही तांत्रिक नजर आता है जिससे दिया मिली थी। या उसे सजा देना चाहते हो?